तहलका अंगेज एक बंद कमरे के अंदर होने वाली सनसनीखेज खबर देने वाला हूं जो किसी को नहीं मालूम, आप तक पहुंचाने वाला हूं। जुल्फिकार जूनियर के खिलाफ मूवमेंट चलाने का किसने फैसला किया है? एनक्यूएम लंदन अदालत में गई हुई है। कल अदालत में क्या होने वाला है और किस लिए होने वाला है, ये भी आपके सामने रखेंगे हम। और इंडिया को क्या तशवीश लाहक हो गई है पाकिस्तान और सऊदीया के हवाले से, ये जिक्र भी जरूरी है। पाकिस्तान से बाहर एनक्यूएम के एक बड़े रहनुमा की बड़ी मुलाकातें हुई हैं। सनसनीखेज इंकशाफात करने वाला हूं जो मुस्तकबिल का जायचा बना रहे हैं, आपके सामने रखने वाला हूं। सिंधी और पंजाबी झगड़ा हो चुका, मरियम नवाज और बख्तावर आमने सामने हो चुकी। क्या सिंधी जिए पंजाबी, लेकिन क्यों? और एक और तकरीब का ऐलान आज 18 तारीख के हवाले से। दो बड़ी तकरीबात कराची शहर में क्या जाहिर करती हैं? भत्ते की पर्चियां फिर कहां आने लगी हैं? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बड़ी और अहम खबरें। एक बंद कमरे का अहवाल, फुल 4 टन का एसी उस कमरे के अंदर मौजूद था। 12 से 13 लोग मौजूद थे। कहा गया ये खबर बाहर ना निकले, लेकिन वो खबर बाहर आ गई है। और वो खबर सिर्फ और सिर्फ हमारी जादूगरनी लेकर आई है। किस तरीके से लेकर आई है? एक बहुत बड़े मुस्तकबिल की तैयारियों की खबर लेकर आया हूं मैं। लेकिन इन सबसे पहले आपको जरूरी ये होगा कि आपको मालूम होगा कि यहां पर तो हमारे ऊपर आजाब था ही था, छापे पड़ता रहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने पाबंदी लगाई और अब इजराइल ने पाबंदी लगा दी है। इसलिए हमारा मरकजी चैनल जो है वो इस वक्त बंद है। वो खुलेगा तकरीबन 1 हफ्ते बाद, उस पर हम वीडियो अपलोड कर सकेंगे। आप हमारी तमाम वीडियो इस चैनल पर देख रहे हैं तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा सा ताउन कीजिए, हिम्मत कीजिए और शेयर भी कीजिए। लोगों को बताइए कि हक और सच की आवाज कहां से आ रही है। इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मैं जरूर गायब हूंगा, आप लापता नहीं होंगे। गुफ्तगू सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि उसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। आज 18 सितंबर है। कराची शहर में 2 बड़ी वारदातें हो रही हैं, 2 बड़े मामलात हो रहे हैं और वो 2 बड़े मामलात की तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले मैंने आपको यह खबर दी थी कि एक मार्च चला है कश्मीर से, 18 तारीख को कराची पहुंचेगा और आज 18 तारीख है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से कुछ देर के बाद वो कराची की हुदूद के अंदर दाखिल होगा और मौलाना फजल रहमान भी मुमकिना तौर पर उसके अंदर मौजूद होंगे। क्या इसे वजीर आला सिंध के दफ्तर तक जाने की इजाजत मिलेगी? वो रेड जोन जिसे करार दिया जा रहा है, उस रेड जोन तक आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, ये हम मालूमात मैं आपको दूंगा अपने अगले ब्लॉग के अंदर। लेकिन आज एक बहुत बड़ी तादाद एक और जगह निकली है और वो जगह है कि जहां पर एक बहुत अहम रहनुमा को कत्ल किया गया था और वो है क्लिफ्टन में शहीद जो हुए किए गए थे मीर मुर्तजा भुट्टो की आज यौम पैदाइश है। और यौम पैदाइश के मौके पर आज वहां पर खास तौर पर बड़े बड़े नाम आए हैं और बड़े बड़े मामला तय हो रहे हैं। ये खबर भी मैं आज आपको दे रहा हूं और फिर आगे चलते हैं। अब आइए बड़ी और अहम खबर की तरफ। एनक्यूएम लंदन गई है अदालत में। क्यों गई है अदालत में और उसकी तफसीलात 16 सितंबर से क्यों कनेक्ट है, यानी कि वो दिन के जब डॉक्टर इमरान फारूक का केस था और 19 तारीख को उस मामला में क्या होने वाले हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, आज 18 तारीख को मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये तफसीलात दूंगा आगे चलकर। एक बड़ी 2-3 बड़ी खबरें आपके पास मेरे पास आई है। सबसे पहले एक बड़ी खबर यह है कि एक बहुत अहम रहनुमा यानी कि कामरान तैसूरी साहब की मुलाकातें हुई हैं बहुत बड़े बड़े नामों से, और वो नामों से कि जिनको बड़ा ही अहम मामला कहा जा सकता है। कामरान तैसूरी साहब
8 सितंबर से, आज 18 सितंबर, 10 दिन हो गए, 10 दिन से वो चाइना के अंदर मौजूद हैं। और 12 सितंबर को गए थे आसिफ अली जरदारी और आसफा भुट्टो, और 13 को पहुंचे थे वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी। ये लोग दोनों काफले अलग अलग शहरों में घूम रहे थे, और वहां पर बाद में पहुंचे शर्जील इनाम मेमन भी, और उसके साथ पहुंचे नासिर हुसैन शाह भी। फिर मामला एक तय हुआ कि जिस शहर में, जिस जगह पर, आज तारीख जहन में रखिए 18 तारीख को, 15 तारीख को, यानी कि जब कामरान टेसोली को गए हुए तकरीबन 7 दिन हो गए थे और इन्हें गए हुए 3 दिन हो गए थे, 15 तारीख को इनका टकराव हो जाता है, आसिफ अली जरदारी, आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी का टकराव हो जाता है कामरान टेसोली साहब से। और इत्तेफाक कहिए या हुस्न इत्तेफाक कहिए, ये तीनों एक ही होटल में स्टे करते हैं। उसी होटल में नासिर हुसैन शाह भी होते हैं, उसी होटल के अंदर शर्जील इनाम मेमन भी होते हैं। लेकिन कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। कामरान टेसोली साहब की वहां पर बहुत तफसीलन मुलाकात होती है। किसके साथ? मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। एक बहुत लंबी गुफ्तगू होती है जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से सिंध की सियासत पर बड़ी बातचीत और बड़े मामला गुफ्तगू में आगे बढ़ाए जाते हैं। इसी मुलाकात को आगे चलकर ज्वाइन करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और बाद में इसका हिस्सा बनती है आसफा भुट्टो जरदारी। इन तीनों की मुलाकातों में, इनके कामरान टेसोली साहब के साथ मुलाकातों में, मुस्तकबिल में एमक्यूएम की सियासत, सिंध के अंदर की सियासत, वफाक की सियासत के अंदर काफी मामला में, एक लंबे दौरानिए की मीटिंग के दौरान अंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारे मामला में चल रही है। और इन मामला में कामरान टेसोली साहब ने कुछ मुतालबात भी किए, जो कि ये लग रहा है कि जिसकी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि ये मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। और वो मुतालबात क्या है, इसकी तफसीलात में दूंगा। तस्वीरें मेरे पास आ चुकी हैं जो किसी के पास नहीं है, और मेरी जादूगरनी वहां मौजूद थी। उन्होंने एक और बात भी मुझे बताई कि वहां पर शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद थे, नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। शर्जील इनाम मेमन और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान कुछ अच्छा माहौल नहीं रहा, लेकिन शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह का आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छे मामला रहे। ये भी एक मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, और ये तफसीलात के साथ दे रहा हूं। अब आइए, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी और बहुत ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। एक बंद कमरे की मुलाकात का अहवाल बताने वाला हूं, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस मुलाकात के बारे में सुनिए। यह मुलाकात की है एक बंद कमरे के अंदर, डिफेंस के इलाके के अंदर, और इस मुलाकात के अंदर सरबराही कर रही थी फरियाल तारपुर साहिबा। खबर दे रहा हूं बहुत बड़ी, आगे चलकर बहुत बड़ी खबर बनेगी। इसके अंदर कोई 13-14 लोग मौजूद थे। उस मुलाकात को, उसमें बैठी हुई एक जादूगरनी ने जाकर एक अपने बॉस को बताने की कोशिश की, लेकिन उनके बॉस यहां मुल्क में थे नहीं। फिर उन्होंने किसी और को जाकर बताई ये बातें, तो वहीं से उस जादूगरनी की सारी बातें आई मेरे पास, और खतरनाक बातें आई हैं। इन सारी बातों को, इसमें शर्मिला फारूकी ने क्या काम किया, शर्मिला फारूकी ने किसके खिलाफ या किसकी हिमायत में बात कही, उसके बाद उसके अंदर एमक्यूएम के किन रहनुमाओं के मुतालिक बात की गई, और क्या टारगेट दिए गए, ये मैं आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम में। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं आपको इस मुलाकात में क्या बताने वाला हूं। आज 18 सितंबर, मैंने आपको बताया मीर मुर्तजा भुट्टो का यौम पैदाइश, परसों उनका उनको कत्ल किया गया था 20 सितंबर को। अब आइए, वहां पर जुल्फिकार जूनियर के हवाले से क्या कहा, वहां कहा गया कि देखिए सोशल मीडिया पर जुल्फिकार जूनियर किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बात कर रहा है। तो ये किया जाए कि उनके खिलाफ बाकायदा मूवमेंट चलाई जाए और बताई जाए कि जनाब वाला ये देखिए जरदारी, ये जो है जुल्फिकार जूनियर एक दहशतगर्द, यानी मीर मुर्तजा का बेटा। कि मैंने कहा ये कैंपेन चलाने के लिए कहा गया, ये कैंपेन चलाने के लिए कहा गया। और जब ये बात वहां पर किसी ने कही कि जनाब ये कैसे मुमकिन है, जुल्फिकार जूनियर जो है वो बिलावल भुट्टो का कजन है, दोनों भुट्टो, एक भुट्टो है, और ये किस तरीके से बात हो सकती है कि हम उनके खिलाफ है। क्योंकि जो है वो मीर मुर्तजा भुट्टो के हवाले से, उनकी कत्ल के हवाले से खुद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी उस पर ट्वीट करते रहते हैं, और उनको जो है वो उनको अप्रिसिएशन देते रहते हैं। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि हम उनके खिलाफ इस तरह की बात करें? जरा खबर को सुनिए 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 सुनिए।
تو وہاں پر کہا گیا دیکھیے ہمارے بھائی کے خلاف تو بولتا ہے، یعنی کہ زرداری صاحب کے خلاف تو بات ہوتی ہے، تو اب جب پریزیڈنٹ کے خلاف بات ہوتی ہے تو یہاں پر بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے بھٹو کی پارٹی تیار ہو رہی ہے، اور بھٹو کی ہی پارٹی اب بھٹو کو دہشت گرد قرار دے گی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور وہ باقاعدہ پروپیگنڈا کرے گی، اور باقاعدہ اب یہ پروپیگنڈا کرے گی، اور باقاعدہ اب یہ بتائے گی کہ باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ موومنٹ دی جا رہی ہے کہ ذوالفقار جونیئر کے باپ پر کڑی تنقید کی جائے، اور کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، اور میں آپ سے 100% میں آپ کو اس میٹنگ کے اندر جو جو لوگ موجود تھے، جو حاضری ہوئی ہے، میں وہ بھی دکھا سکتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس میں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کس کے متعلق کیا کہا، اس میں ایک این پی اے موجود تھی، اس نے کیا کہا، اور اس این پی اے نے پھر آگے چل کر کیا کہا، یہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہے، اور کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کی مزید تفصیلات آپ کو اگلے پروگراموں کے اندر دیتا رہوں گا میں۔ بہت لمبی سیریز ہے، اس لمبی ملاقات کے اندر جو کچھ ہوا ہے، سوشل میڈیا پورا شرجیل عام دیکھ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری دیکھ رہے ہیں، اور خود سوچئے بلاول بھٹو زرداری کے اپنے کزن کے خلاف وہی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہو رہی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی بھٹو کے خلاف، میر مرتضیٰ بھٹو کے خلاف تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے تاکہ ذوالفقار جونیئر کے خلاف بات کیا سکے۔ سوچئے کہ حالات کہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ ابھی خبر میں اور دے رہے ہیں، مسئلہ بن گیا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اندر سندھی ورسز پنجابی، سندھی اور پنجابی ایک دوسرے کے خلاف جو بیانات اور جو ویلاگنگ جو چیزوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ بہت ہی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بڑھ کیوں رہا ہے یہ اہم بات ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رضی دادا نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی کینال کا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ یہ سندھ کے اندر مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ بندروں کی طرح نکل آتے ہیں، انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی۔ اچھا، اس کو یہاں پر انہوں نے ایک صوبے کے متعلق بات کہی تھی، لیکن بعد میں اسے لوگوں نے اپنے متعلق سمجھا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کی، ان کے وزیر نے باقاعدہ پی ٹی وی کو خط لکھا کہ انہیں نوکری سے نکالا جائے، اور بعد میں جب اس کی سماعت ہوئی تو اس میں وقار مہدی نے بڑے ہی خطرناک لفظ استعمال کیے رضی کے حوالے سے، رضوان رضی کے حوالے سے عام طور پہ دادا کہا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پنجاب کے جتنے بھی اسکالر، جتنے بھی صحافی ہیں، ان کی 90.9% لوگوں نے رضی دادا کی حمایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے رویے پر معافی مانگ لی ہے تو پھر انہیں نوکری سے نکالنے کے بعد ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ 90% سے زیادہ پنجاب کے سارے صحافی، پنجاب کے سارے دانشور، پنجاب میں بہت سارے ویلاگرز نے اس بات کو چھوڑ کر کہ اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، تحریک انصاف سے، تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، سب نے جو ہے وہ اس فیصلے کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ تو اب ہوا یہ کہ اس کے بعد سندھ میں بہت سارے نام نہاد ایک صحافی ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے علاقے سے آئے تھے، کراچی میں آئے تھے 2 پٹی کے چپل میں، اور آج ارب پتی بن چکے ہیں، ڈیفینس میں بہت بڑا بنگلہ لے چکے ہیں، میرے خیال سے 11 میں نوکری کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس طرح کے پنجاب کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ شروع کر دی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد معاملہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب کے متعلق ایسی باتیں کہی جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس معاملے کو حل کیا جانا چاہیے تھا۔ اب جو صحافی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے جو ہے وہ اس کے خلاف مریم نواز کے خلاف بات کی، اس پر بختاور جو ہے، یعنی کہ وہ سامنے اگر بختاور نے اس صحافی کی حمایت کر دی، یعنی کہ بختاور نے سندھی نیشنلزم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور مریم نواز نے پنجابی نیشنلزم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ معاملہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب سندھ سے آگے سیاست نہیں کرنی ہے، اور مریم نواز کے متعلق اب یہ لگ رہا ہے کہ انہیں پنجاب سے آگے سیاست نہیں کرنی ہے۔ تو دونوں گروپ جو ہیں، اور اب تو باقاعدہ یہ ہو گیا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو محدود سے محدود کرتے ہوئے اس حد تک لے کر آ گئی ہے کہ اب وہ سندھ کے اندر بھی صرف چند سندھی بولنے والے نیشنلسٹوں کی جماعت رہ کر گئی ہے۔ اب وہ جو کہتی تھی کہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر، شاید وہ معاملہ ختم کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کا، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ رضوان صاحب نے تو مہاجروں کے متعلق بھی کہا تھا، اس وقت سندھ کے اندر رہنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں بولی تھی؟ انہوں نے تو پشتونوں کے متعلق بھی بولا تھا، اس وقت کیوں نہیں بولا تھا؟ مریم نواز صاحبہ اگر ابھی یہ رضی دادا پہ بات کر رہی ہے اور پنجاب کے نیشنلزم پہ بات کر رہی ہے تو جناب یہ بات تو پہلے بہت سارے لوگ انہوں نے پہلے بھی ان کو کہہ دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہی نہیں کی۔ لیکن یہ اس وقت سوشل میڈیا کی جنگ آگے ووٹ جنگ میں بھی کنورٹ ہوگی، اور بہت بڑے صحافیوں کی یہ تقسیم بھی، دانشوروں کی تقسیم بھی، اور عوام کی تقسیم کا بھی باعث بن رہی ہے۔ معاملے کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا، اگر کسی نے معافی مانگی ہے تو اس کو
लेकिन हमारे यहाँ पर तो ये होता है ना कि जनाब अगर कभी से माफी कबूल करनी हो तो कर ली जाती है, ना करें मर्जी। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं और बड़ी अहम खबर की तरफ चलते हैं। एमक्यूएम लंदन जो कि 17 सितंबर को अल्ताफ हुसैन साहब की यौम पैदाइश के हवाले से अपना इवेंट रख रही थी या नहीं रख रही थी, अलबत्ता 16 तारीख को उनके दो अहम रहनुमा निसार पंवर साहब और अनवर तरीन साहब का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। 16 तारीख को 1:30 बजे जो निसार पंवर साहब है उनके घर पर आए थे अनवर तरीन साहब, उनके साथ वो गए, जौहर जाने का कहकर गए, लेकिन उसके बाद 2:20 के बाद से इन दोनों का मोबाइल फोन बंद है, ताहम उनका पता नहीं चल सका। अब सूरत हाल ये हुई है कि एमक्यूएम ने उस हवाले से पटिशन दायर कर दी हाई कोर्ट में और अर्जेंट पटिशन की समाअत के लिए कहा गया है, जिसके हवाले से 19 तारीख को यानी कि बरोज जुम्मा, अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 तारीख को, 19 तारीख को अब इस अहम केस की समाअत होगी। यानी एमक्यूएम लंदन एक बार फिर अपने लोगों के हवाले से एक बार अदालत ने, और देखना यह है कि क्योंकि पिछली बार भी जब निसार पंवर साहब की गिरफ्तारी हुई थी या लापता हुए थे या उनका मालूम नहीं हुआ था, तो उस हवाले से पटिशन दायर की गई थी, लेकिन बहुत अरसे तक वो पटिशन चलती रही और उनका पता नहीं चला और फिर एक दिन वो खुद से ही आ गए थे। तो ये खुद से कैसे आ गए थे आपको पता है कि ना कोई केस हो सका था ना कोई और मामला हो सका था। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है। एक खबर ये, एक आखिरी खबर की तरफ चलता हूँ और उसके बाद फिर अगले व्लॉग के अंदर आपको मजीद तहलकम खबरें दूंगा कि कराची शहर के अंदर एक बार फिर भत्ते की आवाजें आ रही हैं। पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि गार्डन के अंदर एक बिल्डर के हवाले से वहां पर हमला किया गया था और बाकायदा भत्ते की पर्ची दी गई थी। अब नाजिमाबाद के एक फूड सेंटर पे, मतीन फूड सेंटर है बिरयानी वाला, उसके ऊपर न सिर्फ फायरिंग की गई है बल्कि 50 लाख रुपए भत्ते की भी आवाजें आ रही है। शहर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं लोग, शहर के अंदर बाकायदा ये कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन यहाँ पर शायद हमारे हुक्मरान सुकून की बांसुरी बजा रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारे ना जाने कहां पर खामोश बैठे हुए हैं और खासतौर पर पुलिस का महकमा कि जिसे बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो इस हवाले से कोई बड़ा काम करने में अब तक नाकाम हुआ है और लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम नजर आता है। आखिरी खबर और बहुत अहम खबर ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला जो मुआहदा है, इस वक्त इस पूरे मुआहदे ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इस मुआहदे के अंदर ये हुआ है कि दोनों ममालिक एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनके दरमियान ये जो मुआहदा हुआ है इससे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। इंडिया के अंदर ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए सऊदी हुक्काम की कई कसीदे पढ़े गए थे और कहा गया था कि सऊदिया जो है वो अब हमारे साथ आएगा और देखिएगा कि पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब इस मुआहदे का ये होगा कि अगर इंडिया ने 7 अप्रैल वाली गलती करने की कोशिश की तो अब इस गलती का जो इनको 6-0 के साथ मुंह दिखाई हुई थी, अब उसमें सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरफ से शामिल हो जाएगा। जिसके बाद इंडिया ये कह रहा है कि हमें तो इस मुआहदे का पहले से मालूम था, यूं था, ऐसा था, वैसा था, वो कुछ भी कहे, लेकिन इस वक्त इस खत्ते के अंदर अमेरिका यानी ट्रंप ने जिस तरीके से इंडिया को थप्पड़ मारा था और पाकिस्तान का हाथ फतह के लिए बुलंद किया था, उसके बाद जो कुछ शंघाई के अंदर और जिस तरीके से चीन और रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया और अब जिस तरीके से सऊदिया सामने आए, उसके बाद इंडिया के लिए अब मुंह छुपाने की गुंजाइश भी नहीं थी। ये मुआहदे को हल्का ना समझा जाए, ये खत्ते में और इस इलाके के अंदर पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख को जाहिर करता है और इंडिया इस घबराहट के अंदर कोई और गलती भी कर सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खरम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।